Yes, good evening. So we will complete our chapter Redox now. So our today's motto is to complete our chapter Redox. So let's get started. Tomorrow I will be starting with GOC. Okay? I hope the screen is quite visible to everyone that are being implying here. Okay, our today's topic is law of chemical equivalence. So, law of chemical equivalence states that let's suppose I have a reaction A plus B giving you C plus D. Let's suppose. So, we are going to say कि जो इस केस में जो equivalence of A होगा वो equivalence of B के equal होगा and equivalence of C के equal होगा and equivalence of D के equal होगा. समझ ला मतलब इक्वलेंस होता क्या है दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर येस्टरडे लेक्चर कि भैया इक्वलेंस होता क्या है जब हमने बात की थी इक्वलेंस की वी हैव फर्स्ट स्टार्टेड अबाउट कि एन फैक्टर फॉर डीकम्पोजिशन क्या होता है it can be either calculated by taking the total number of moles of electron lost or total number of moles of electrons that are being gained. Simple. And we have started with the logic कि कौन कौन से चीज़ें इसमें होती है ठीक है एंड नाउ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलेंस हमें क्या बताता है कि इक्विलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विलेंस ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विलेंस ऑफ सी एंड जो इक्विलेंस होता है इट इज मोल्स इनटू द एन फैक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाटा कि इक्विलेंस मोल्स इनटू एन फैक्टर के इक्वल भी माना जाता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल भी माना जाता है इधर याद रखना जो एन एच स्टैंड्स फॉर द नॉर्मेलिटी ठीक है और जो इक्वलेंस है वो वेट बाय इक्वलेंट वेट भी होता है एक जो इक्वलेंस होता है ना दैट इज जैसे मोल्स होता है मोल्स इज वेट इन ग्राम्स बाय द मोलर मास सिमिलरली जो इक्वलेंस होता है इट इज वेट बाय इक्वलेंट वेट सिमिलरली जो इक्वलेंस होता है वो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू द वॉल्यूम ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू द एंड फैक्टर आई होप दिस इज क्लियर और जो जो इक्वलेंट वेट होता है दैट इज मोलर मास बाय एन फैक्टर तो इधर से आपको कुछ रिलेशंस पता लगते हैं ठीक है इस चैप्टर में बेसिकली वी आर डीलिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस टाइट्रेशन जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था विद यू that is in chapter the chemical equilibrium I had discussed. We have to also discuss about the redox titration. Redox titration क्या होता है? It is basically oxidizing and reducing agent. बस उसे कहते हैं and that topic we have also discussed. Then back titration वो अब हम करेंगे. We will also study about idiometric titration and audiometric titration. A very good number of titrations. And we are also going to discuss about the double titration जो आपका डबल टाइट्रेशन है ना ये डबल टाइट्रेशन आपके जो जे डबल ई के सिलेबस में एच सी एल वर्सेज एन ए ओ एच का है प्लस उसमें एन ए टू सी ओ थ्री डाला गया मतलब इसमें मैंने एच सी एल लिए वर्सेज मैंने लिया आपका एन ए ओ एच और उसका मैंने प्लस एन ए टी सी ओ थ्री डाल के टेस्टिंग किया आई होप ये क्लियर है ओके टाइट्रेशन होता क्या है जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करे ठीक है आई होप जी एस्पिरेंट केमिस्ट्री इट इज क्लियर टू यू ठीक है उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए इसे फटाफट सॉल्व करते हैं या आप करो जी 74 milligrams calcium hydroxide 250 ml volume given है this is mass and this is volume given to you 4.9 and 500 ml तो सर अगर मैं मोलैरिटी निकाल दूं देखो हमने वी हैव डिस्कस अ फॉर्मूला ना वी हैव डिस्कस्ड वन फॉर्मूला ये देखो
We had discussed a formula regarding it. हाँ कि हाँ मोरालिटी, जो हम मोरालिटी है उसे नॉर्मेलिटी के जैसे हम लिख सकते हैं। तो जैसे इधर 74 मिलीग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 74 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिलीग्राम है, डिवाइडेड बाय द नंबर और द एन फैक्टर, सॉरी, डिवाइडेड बाय कि कितना उसका कंटेंट है। एक मिनट। 74 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास डिवाइडेड बाय उसका टोटल वॉल्यूम इंटू 1000। समझ लो। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। एंड बाय दिस वी कैन फाइंड द मोरालिटी। एंड मोरालिटी में बस इतना चेंज आता है नॉर्मेलिटी में, कि नॉर्मेलिटी में हम मोलारिटी इनटू उसका जितना भी एन फैक्टर होता है। जैसे इस केस में तो पता है ना कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका एन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। जब इसकी डिकम्पोजिशन होता है इसका मतलब उसने अपने 2 H पॉजिटिव निकाल दिया है। इसका मतलब जितने निकालते हैं तो उसका एन फैक्टर 2 हो जाता है। सेकेंड केस आपको 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4 का दिया गया था। एक बड़ा बेसिक सोल्यूशन है इसका, डिस्कस करते हैं। भैया मैंने 4.9 ग्राम्स लिया आपका H2SO4, तो 4.9 ग्राम्स H2SO4 का वेट विच इज़ 98 डिवाइडेड बाय, जैसे मैं थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ, 4.9 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय इसका कितना वॉल्यूम है इंटू 1000 में क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लीटर में चाहिए, इंटू इसका एन फैक्टर कितना है 2, तो उससे आपको 0.2 मिलेगा। आई होप अब आपको समझ आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ये देखो फॉर्मूला स्टेट किया हुआ है कि जो भैया जो नॉर्मेलिटी है वो मेरा मोलर मास, नॉर्मेलिटी है वो मेरा मोलारिटी इंटू एन फैक्टर है। तो एक बार नोट भी कर लीजिए कि जो नॉर्मेलिटी है इट इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत प्यारी है कितनी की, बस कितनी मंगवा लो, एक बार मंगवा लो, मुझे ठंडा मैं मंगवा के तो देखती हूँ कई बार स्क्रीन वाली वन सी मंगवा के देख लो, आया अच्छा, मंगवा लो, हो सकता है अच्छी निकले। Next question is 400 milliliters NaOH. It is completely 400 ml NaOH. It completely reacts with 0.5 to 50 ml HCl solution. Calculate the molarity of NaOH. तो जब भी हमें मोलारिटी निकालनी होती है तो कैसे करें सब 400 ml है, 0.5 ml है, तो ये तो इजी है। मतलब इसमें सर हम कह सकते हैं, देखो होता क्या है, जब मेरा जो NaOH और HCl रिएक्ट करेगा, मैं हमेशा रिएक्टेंस की इक्वलेंस को इक्वल कह सकता हूँ। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है इसके लॉ ऑफ केमिकल इक्वलेंस द्वारा। तो सर इसका मतलब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 400 ml, मैं इसके ना मिली मोल्स निकाल रहा हूँ, इंटू 0.5 इंटू इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू 250 ml इंटू 0.5 ml इन 0.5 मोलर इंटू 1। मैं ऐसे इसे लिख रहा हूँ, समझ गए? और उससे मेरे पास, अच्छा इसकी तो हमें गिवन नहीं है ना, सॉरी सॉरी, इसकी तो फाइंड करने, इसे एम मान लो। तो फाइनली मेरी जो मोलारिटी है वो मेरी 5/16 आ रही है एंड दिस इज बीइंग स्टेटेड आउट। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। ओके।
Next question we have to discuss: normality of 0.3 H3PO3। H3PO3 कैसे बनेगा? सोचने वाली बात है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं H3PO3 की फॉर्मेशन की बात करूँगा, आई विल टेक H P at the center, O at this place, and O below the that. Sorry. I will take H below and OH and OH. I hope that is clearly visible. I hope this is clear. अब इसे क्वेश्चन को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं, एक मिनट भैया। अब मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, H3PO3 को मैंने 2OH के साथ रिएक्ट करवाया है, जो मुझे H3PO2 नेगेटिव प्लस 2 वाटर देगा। ठीक है, तो वैसे मेरा एक रिएक्शन बना है। तो व्हाट आई हैड डिस्कस्ड what I had discussed, I had make H3PO3 to react with 2OH negative to form H3PO3 2 negative plus 2 water। इसमें से दो H निकल गए, तो 2 नेगेटिव रह गया प्लस 2 वाटर। समझ गए? और नॉर्मेलिटी कैन बी इजिली फाइंड। इससे हमारे पास एन फैक्टर डिटर्मिनेशन आ जाता है कि इसका एन फैक्टर भैया 2 होगा, क्योंकि इसने अपने दो एच निकाल लिया। तो दो ओ एच निकालने का मतलब क्या है कि इसका जो एन फैक्टर है वो 2 हो गया। तो इससे इसका एन फैक्टर निकल गया, देन दिस यू कैन डिटर्मिन। वैसे इसका आंसर क्या होना है? 0.3 मोलर है इंटू 2 0.6। देख रहे? नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O72 नेगेटिव, दिस इज डाइक्रोमेट अगेन, need to oxidize 0.136 equivalents of the N2H5 positive into N2H5 positive by the reaction NH N2H5 positive plus dichromate gives giving you N2 plus Cr3 plus water। अगर ये आपको खुद भी रिएक्शन लिखना आए तो इतना तो भैया क्लियर होना चाहिए कि जब भी ऑक्सीडाइजिंग कोई एजेंट आ जाएगा और ये एसिडिक मीडियम में होगा तो Cr3 पॉजिटिव बनना तो नेसेसरी है। साथ में आपका N2 भी बनेगा, साथ में आपका वाटर भी बनेगा, एंड दिस इज जो N2H5 पॉजिटिव है, दिस इज हाइड्रोजीनियम। दिस इज हाइड्रोजीनियम उधर है, दिस इज हाइड्रोजीनियम। ओके, this is what, this is hydrosnium। I hope this is clear। So we can say equivalence of N2H5 positive is equal to equivalence of Cr2O72 negative, and by this we can say अगर मेरे पास इसके 0.136 equivalence है, तो 0.136 equivalence is equal to कितना, मुझे इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड है, एक्स इंटू कितना इसका एन फैक्टर होगा। तो क्रोनियम का देख लो, अगर इसका +6 है और इसका +3 में जा रहा है तो 3 का डिफरेंस है, इसका 3 का डिफरेंस है, पर कितने क्रोनियम है, 2, तो इसका कितना है, 6। ये क्लियर है ना? तो एक्स मेरा 0.22 आया, दैट्स वाई। आई होप दिस इज क्लियर। या 10 ml of the solution of Fe2CO4, okay, 10 ml solution of Fe2CO4 require 25 ml of 0.1 molar SED5 KMNO4। पोटेशियम पर मैग्नेट लिख दे।
पोटेशियम पर मैग्नेट लिख दे या एसिडिफाइड KMnO4 लिख दे, बात सेम है। 10 ml मेरे पास FeC2O4 है जो 25 ml 0.1 मोलर एसिडिफाइड KMnO4 को मांग रहा है, तो मोलारिटी FeC2O4 की क्या होगी? इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करें? यस, ये क्वेश्चन इतना इजी है, सिंपल है भैया, कि जब हम इक्वलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ FeC2O4, सिंपल। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगी, जो KMnO4 का क्या हमारे पास गिवन है, KMnO4 का हमारे पास क्या गिवन है, मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी गिवन है। अरे क्या गिवन है, 0.1 इंटू 5 इंटू 25 जरूर करना। इससे कितना ml मोलारिटी है, जनरली फॉर्मूला में मोलारिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स होता है, पर वॉल्यूम इधर डिफर है, ध्यान से देखो, ये तो 25 ml है, डिफर नहीं है। 0.1, देखो वैसे भी हमने पढ़ा है कि जो इक्वलेंस है वो नंबर इंटू वॉल्यूम के इक्वल होता है ना। मोलारिटी को, नॉर्मेलिटी को मैं मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वी में कह ही सकता हूँ। तो इधर से स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पास क्या आ गया, मैं इसे क्या देख सकता हूँ, 0.1 इंटू इसका एन फैक्टर 5 होगा इंटू 25। अब इसका एन फैक्टर वी हैव स्टडी, इसका मैंने रटवाया हुआ है कि KMnO4 का, भैया याद कर लीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा, 0.1 इंटू 5 इंटू 25 वुड बी इक्वल टू FeC2O4 का 10 ml वाला है भैया, तो 10 ml इंटू इसकी मुझे मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल भैया, हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इंटू इन्होंने मोलारिटी भी किया, तो मैं इंटू एन फैक्टर, इधर जो क्वेश्चंस पहले क्वेश्चंस में किया दिस वन, बच्चे इधर इक्वलेंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड थे, and you had to just follow the number of moles. Here we have also seen, बच्चे you know now that that is stated as normality into volume, you know ना, एक फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ इक्वलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इससे कर लो, नॉर्मेलिटी मेरा मोलारिटी इनटू एन फैक्टर होता है, मैं सारे पिछले क्वेश्चंस में यही फाइंड आउट कर रहा था। अब मैंने आपको इक्वलेंस पूछ ली, समझ गए, डोंट बी कंफ्यूज्ड। क्यों, वायरल, मैं सोच रहा हूँ खांसी वाली दवाई ले लो। 10 ml ऑफ KI, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ml ऑफ KI, 20 ml of H2O2, 3040 grams of FeSO4 and 30 moles of 2EFC2O4, 0.3 SnC2O4। अच्छा, ये करवाया भी हुआ ना। ये क्वेश्चन है, हमें इक्वलेंस ऑफ KMnO4 पूछ रहा है, कैसे होगा ये? यस, तो जो इक्वलेंस ऑफ KMnO4 होगा, एक मिनट,
तो जो इक्वलेंस ऑफ KMnO4 होगा, इट इज इक्वलेंस ऑफ Ki प्लस इक्वलेंस ऑफ H2O2 प्लस इक्वलेंस ऑफ FeSO4 प्लस इक्वलेंस ऑफ दिस। अब बड़ी ध्यान से सुनना। 10 हमने बस इक्वलेंस करने के लिए करना क्या है, जब भी हम इक्वलेंस ढूंढते हैं एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये दिमाग में रखना, बस इससे ही हो जाना है। 10 मोल इंटू इसका वन ही होता है, इसका भी वन ही होगा, है ना? नहीं, इसका टू होता है। 20 इंटू 2, आई रिमेम्बर दैट। इसका FeSO4 का आई थिंक होता है वन होता है, या इसका भी वन होता है। इसके पास टू पॉजिटिव चार्जेस के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास थ्री पॉजिटिव है, माइनस कर लो तो वन रह गया। और कितने Fe है? एक। तो इसका भी वैसे ही है भैया। और इसका इसलिए एक है, और इसमें ग्राम्स में था तो 3040 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास जो कि 152 बन रहा है। एंड इसके बाद ये वाला बड़ा ये वाला भी कैसे हमने डिटरमाइन किया, बताया जाए आपको। हमें हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आप थोड़ा सा रिमेम्बर कर पाओ, मैं आपको इस रिएक्शन भी बता देता हूँ। जब हमने Fe बनाया था, इसमें हमने एसेंट का कुछ वेरिएबल वैलेंसिकली बनाया था। एक मिनट में आपको बताता हूँ वो वाली चीज। तेरी करके मम्मा कमाल तेरी। हाँ, तो इसमें हमने जैसे जो एसएन था इसमें टू पॉजिटिव था, तो हमने इसका एसएन फोर पॉजिटिव बनाया था। सिमिलरली इधर जो Fe था वो टू पॉजिटिव था ना, तो इसका मैंने थ्री पॉजिटिव बनाया था। कुछ ऐसा ही था, ऐसी रिएक्शन थी ना, आई रिमेम्बर। मम्मा अगर आप कहते हैं तो बड़ा भी जाएंगे। हाँ, तो आ गया मैं। इसके 18 ही बन गए। आई रिमेम्बर द रिएक्शन, इसको रिएक्ट करवाया था, इसका बनाया था Fe3 पॉजिटिव, इससे ज़्यादा तो एक्सीड भी नहीं कर सकता, 7Na4 पॉजिटिव प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने इसका कैलकुलेट कैसे किया था, इसमें टू पॉजिटिव था, थ्री पॉजिटिव था, इंटू टू, मतलब वन इंटू इंटू टू, दो है ना पॉजिटिव, प्लस इसका हो गया। अब इसका हो गया सर। अब बचा क्या? अब बचा क्या? C2। अब C2 का रह गया। अब C2 का CO2 बन रहा है, और CO2 मतलब जब मैं CO2 बना रहा हूँ, इसके पास तो जैसे X है ना, तो इसके पास भैया चार आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फोर पॉजिटिव था उस वक्त। एंड ये ओरिजिनेट हुआ, इसका मेरा टू आ रहा था ना, मतलब ये था मेरे पास टू प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये थ्री था मेरे पास, तो C2 कितनी आ रही है? मैं C2 की ये वाली की पूछ रहा हूँ। देखो ना, इसका तो जैसे टू था ना, प्लस इसका 2x हो गया नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से, इसका O4 है, -8 हो गया। अच्छा, इसका माइन फिर से लिखना पड़ेगा, इसका टू प्लस 2x -8 0 2x 8 -2 6। इसका थ्री था इस वक्त। इसका अगर इस वक्त थ्री था तो 2 इंटू 6 थ्री, क्योंकि ये तीन है ना,
तीन, छः, छः दो बारह, बारह हो गया। और सी इसका क्या है? बारह। इसके हैं टोटल 10 कार्बन एटम्स आ रहे हैं ओके। इधर जो एस एन है वो टू पॉजिटिव है। ये हो गया मे बी +2x -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 2x 6 के बराबर है, x मेरा 3 के बराबर है। इधर आ रहा है 3 2 6 18, हाँ 18। हाँ, इसका चार्ज का ही देखेंगे। इसका डिफरेंस कितना रह गया? 10 रह रहा है मेरे ख्याल, 10 रह रहा है, 10 रह रहा है। मतलब इसका 10 हो गया, इसका भी 10 रह गया, इसका 10 रह गया, कार्बन का 10 हो गया। उससे पहले हमारे पास था 2 × 1। अब ऑक्सीजन के मेरे पास कितने होंगे? एस एन के, सॉरी, 3 × 2। चेक कर लो, एस एन क्या आई एम स्पीकिंग, उसका 2 रह गया ना। 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव ट्रांजिशन के वक्त 2 × कितने हैं? 3। समझ गए? मेरे पास इतने ही रह जाएंगे एंड आई गेट माई फाइनल रिजल्ट एज 18। तो 30, 30 तो मोल्स है, ठीक है। +30 × 18 कितना बन रहा है? 610। वेरी गुड। तो अब मेरा बन गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैंने स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं ये ऑफ कोर्स। ये है क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए इन द कंपाउंड ABD हैज नीचे लिखा है ON stands for I think electronegative। हाँ, ON -1। It's oxidized by dichromate। I know dichromate इतने बच्चों को नहीं बना, इस K2Cr2O7 ये होता है, ठीक है। तभी मैंने बोला है एसिडिक मीडियम में है। एक्सपेरिमेंट के दौरान इसके मोल्स दे दिए गए हैं कि 1.68 इंटू 10⁻³ मोल्स रिक्वायर्ड है by the 3.36 into 10⁻³ moles of ABD to calculate the new oxidation state of the A। तो जब हम न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अब जब मेरे पास ऐसा क्वेश्चन था, मैंने कहा ABD में जो A है उसके पास -N चार्ज है, डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट किया, एसिडिक मीडियम में है तो H पॉजिटिव आयंस मैंने मेंशन किया, इसके पास A आया। अच्छा, रिएक्शन के दौरान अगर इधर -N है, ये ध्यान से समझना, इधर A आ जाएगा, A तो आना ही है, +Cr3 पॉजिटिव आएगा, इतना पता है। अब अगर इधर -N है तो इधर अगर मैंने माना तो लेट सपोज इधर +X चार्ज बने, हमने सपोज मान लिया कि इधर +X चार्ज बने, डिफरेंस ऑफ चार्जेस लेते हैं, जो इसके इक्वलेंस में लेंगे ना वो टोटल डिफरेंस ऑफ द चार्जेस होंगे, दैट इज x माइनस माइनस ऑफ n। तो ये मेरे पास x प्लस n रह जाएगा भैया, एंड वो मेरे पास 3.36 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स प्लस एन इज इक्वल टू दिस के बराबर हो जाएगा। इसका तो मैंने आपको रटवाया हुआ है कि n फैक्टर 6 होता है, ठीक है। तो मेरे पास 3 - n आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं नहीं, हियर इट इज गिवन कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने -n से रिप्रेजेंट किया है, -n से रिप्रेजेंट किया, तो इस पे कोई चार्ज आना है। जब भी मैं उसमें मेंशन करता हूँ, इक्वलेंस पे मेंशन करता हूँ ऑफ ABD, तो मैं हमेशा डिफरेंस लेता हूँ, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। समझ गए? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। I always take difference in this kind of questions. X minus of -N I am saying. Recall बच्चे, recall।
x plus ne हो गया, and then hence we are done with the question. Next is 0.36 gram HCl and 0.49 grams of H2SO4 are neutralized by the zero point 0.2 moles calcium hydroxide. Calculate the volume of calcium hydroxide required. कितना है? 0.365 grams by 36.5 plus 0.49 grams by 98 into इसका infected 2 is equal to 0.2 by into, अच्छा इसका मोलारिटी है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू टू, समझ गए? तो उससे मेरे पास वॉल्यूम आ गया 50 ml। ओके, नेक्स्ट। अब मेरा लेक्चर बस पूरा आधा घंटा ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। ये चैप्टर वी आर अबाउट टू से ओवर, टाटा बाय बाय। ये देखो 4 पेजेस रह गए मेरे पास। नहीं, पर मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी करवाना है ना। 25 grams of the sample of FeSO4 0.7 H2O is dissolved in the water। ये पानी में डिसॉल्व किया गया है, ये पानी में क्या किया गया है? डिसॉल्व किया गया है। एंड डाइल्यूट H2SO4 एंड द वॉल्यूम इज मेड 1 लीटर। वॉल्यूम को 1 लीटर बना दिया। एलिक्विस्ट, एलिक्विस्ट का मतलब होता है पोर्शन। ये नोट कर लीजिए, JEE में एलिकॉट, एलिकाट। आपने जब बड़े अच्छे होटल्स में जाओगे एलिकाट के बारे में सुना होगा। एलिकाट इज उसका पोर्शन वाइज दिया जाता है। एक होता है बुफे, एक होता है अलीकाट। अलीकाट मतलब, हाँ उसे अलाकाट कह देते हैं, बट लिखने में इट्स एलिक्वाट। तो जब हम पोर्शन वाइज कुछ बनाते हैं, आई होप दिस इज क्लियर। अपनी मर्जी से एलिक्वाट 25 एलिकाट 25 ml of this solution require the 10 ml of 0.04 KMnO4 solution for complete oxidation. Then find the percentage of FeSO4.7H2O in the sample. तो FeH2SO4 है, उसे पानी में डिसॉल्व किया, तो FeSO4 तो बन गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिया है? KMnO4। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, उसका काफ़ी इक्वलेंस का दिया हुआ है। एक FeSO4 का इक्वलेंस का ले लो, इन दोनों को इक्वल कर दो। समझ गए? जैसे इसके तो मैं सबके मिली मोल्स ही ले रहा हूँ ध्यान से, ठीक है। इसका जैसे 25 ml है, इसका मेरे पास KMnO4 की काफ़ी इंफॉर्मेशन गिवन है। मैं आपको बता भी देता हूँ, इसकी 0.04 भी है। इसकी इतना पता है कि इसकी जो एन फैक्टर होता है 5 होता है, एंड इसका वॉल्यूम हमारे पास कोई गिवन है 10 लीटर है ना, तो 10 ml है, मतलब इसका निकल गया कि इसका भैया 2 है। तो उधर से इसके इक्वलेंस निकल जाएंगे ना, समझ गए? हाँ, मैंने अभी इस क्वेश्चन में मोल्स मोल्स मिली इक्वलेंसेस लेट किए। हाँ, इट्स योर चॉइस कि आप, या डेफिनेटली कि अगर जब मैं इसकी इक्वलेंस निकालूंगा, इसमें डिवाइडेड बाई 2 कर देना, ये बनेगा ना। बस इसे 25 से डिवाइड कर दो। अब 25 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि ये एक किसी पोर्शन से लिया, तो पोर्शन का तो भैया नेसेसरी है। तो ये हमारे पास है 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 25 इंटू 1000। मेरे पास इसके इक्वलेंस आ गए, दैट इज 80 इंटू 10⁻³ एंड जब इसे मोल से भी सॉल्व करोगे ना, तब भी इसका इतना आंसर आना है। अगर हम मोल्स से सॉल्व करें तो हमें मोल्स में नॉर्मेलिटी एंड फैक्टर चाहिए होगा ना। जब हम नॉर्मेलिटी को इक्वल करेंगे ना, इसके इक्वलेंस को, सॉरी, तो इसमें एन फैक्टर हमें देखना पड़ेगा। एंड आई होप एन फैक्टर ऑफ FeSO4, दैट इज जो पुराना वाला है डिवाइडेड बाय जो नया वाला आपका बनेगा, दैट आई थिंक इट्स इक्वल टू 1।
जो कि इधर भी स्टेट मैंने किया हुआ है। जो पुराने वाला था, जो अब का बना, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1, और जो मिली मोल्स ऑफ FeSO4 है दैट इज ऑल्सो 2। 1 ही आ रहा है, मतलब इसके मोल्स भी इक्वल है। चाहे आप मोल से सॉल्व कर लो या इससे सॉल्व कर लो। तो वेट तो आ ही गया, 80 इंटू 10⁻³ इंटू इसका एटॉमिक वेट, जिसमें आप इसका 0.7H2O कंसीडर करोगे, तो इसकी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, मतलब खुद कर सकते हो, और ऑब्वियसली मैं थोड़ी करूँगा। चलो एक बार मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एनालाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन में वी आर गिवन 25 ग्राम sample of FeSO4.7H2O. It is dissolved in water and diluted H2SO4 and the volume is 1 liter. Aliquot 25 ml of this solution require the 10 ml of 0.04 require the 10 ml of 0.04। एक मिनट, देखो ना, जब हम इसके इक्वलेंस, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिस्टार्ट करवा लूँ। इसका 2 है, इसका 2 आ गया। 2 इंटू 10⁻, जब मैं इसके इक्वलेंसेस ढूंढूंगा 1000 ml में FeSO4 के, डेफिनेटली दैट इज 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि ml में इसे मैं इंटू ऊपर न्यूमरेटर में 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसके 80 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। अब इसके मिलीमोल्स क्या बनेंगे FeSO4 के, दैट विल बी 2/1 इज इक्वल टू 2। एंड जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे FeSO4 के, ये मोल्स के इक्वल कैसे है? ओके, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। अगर आपने पूछा है, इक्वलेंस नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर के इक्वलेंट होता है। FeSO4 का जो, अगर हम वैसे देखें, अगर हम वैसे कह देखें, दैट इज ट्रू कि इसका 2 है, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। पर इसका कुछ जैसे होता क्या है कि इसे अलग काट से लिया गया, तो ऑब्वियसली डेफिन एंड फैक्टर में थोड़ा बदलाव होगा रिएक्शन के बाद, ऑब्वियसली। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके वैसे 2 ली है, 2 डिवाइडेड बाय 1 ली है, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे 1 हो गए, और उससे मैंने वेट को जज किया, एंड देन परसेंटेजेस निकालना इस बच्चों का खेल। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, we are about to finish this topic. Uh, this question: a mixture of FeO and Fe2O3 is reacted with the acidified KMnO4, having the concentration of 0.022278 molar, 100 ml of which it was used. The solution was then treated with the zinc dust, which converted the Fe3 positive present in solution to Fe2 positive. कोई reducing agent डालना होगा? Let's determine. The Fe2 positive required 1000 ml of 0.13 molar K2Cr2O7. K2Cr2O7. Find the mass percentage of FeO and Fe2O3. So let's analyze this question. मुझे गिवन क्या है? FeO का एंड Fe2O3 का मिक्सचर है। तो Fe2O3 में तो भैया, अगर मैं इसका देखूँ, इसमें जो Fe है उसमें तो 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे ज़्यादा तो ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका खेल खत्म, ये तो आना ही नहीं, हमारे पिक्चर में ये इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर ये हमारी पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं है, तो इससे मान लो भूल ली, हमारे पास सिर्फ FeO है। मतलब इसके जो इक्वलेंस है वो हम इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्वलेंस की इक्वल कर देंगे, दैट इज जो इसमें यूज हुआ है, दैट इज KMnO4।
हाँ यही यूज़ हुआ। तो इसका मुझे पता है कि ये 5 होता है। इसके मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड है, इसकी मोलैरिटी गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है दैट इज़ 100, 5/1000 0.0114 आ गया मेरे पास इक्वलेंस ऑफ एफ यू। इतना स्टेप समझ आ गया। उसके बाद 1000 से डिवाइड नहीं करना। हम्म, इतना पता होना चाहिए। अब इसके मोल से जज करते हैं एफ ई ओ में। तो एफ ई ओ का अगर मैं बात करूँ तो ये जैसे बना होगा Fe3 पोएटिव। तो इनका जो डिफरेंस है वो 1 का आ रहा है, तो इसका एन फैक्टर 1 ही होगा मेरे ख्याल से। इसका एन फैक्टर से डिवाइड किया तो इतना ही आ रहा है। इसका वेट जज हो गया कि भैया इसका वेट है 0.114 इंटू 72, विच इज़ 8.25 अप्रॉक्सीमेटली। जो एफ पॉजिटिव 3 बनेगा दैट इज फ्रॉम द Fe2O3, Fe3 पॉजिटिव में। एक जो इससे Fe3 पॉजिटिव बना, एक जो ऑलरेडी सोल्यूशन में जो Fe2O3 था, जो उससे जो Fe3 पॉजिटिव इसका था उससे भी कुछ बनेगा। उसे जिंक डस्ट डाल के उसे Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट किया गया, जो कि इधर मैंने स्टेट कर दिया। ठीक है। उस Fe2 पॉजिटिव को मैंने K2Cr2O7 में पुट किया 2 नेगेटिव में। जो अब मुझे क्या मिला है, नहीं क्वेश्चन में एक मिनट मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ओ इधर K2Cr2O7 आ गया। ओके, ये मुझे Fe3 पॉजिटिव दे रहा था। इसका रिवर्स रिएक्शन करवाएंगे, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। यस यू आर ट्रू, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई है ही नहीं फिर तरीका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसे Fe3 प्रेजेंस की वजह से सारा रिएक्ट करवा दिया गया भैया। इधर ना मेंशन कर लो, इधर K2 आना है। ठीक है। तो Cr2O7 एंड इक्वलेंस ऑफ Fe2 पॉजिटिव, इनको इक्वल कर दो। अब इसका भी हमारे पास गिवन ही होगा कितना है। ये 0.13 मोल्स है, 1000 है, बस काम का आ गया इसका इन फैक्टर। 0.13 इंटू 6 और 1000 था तो आप पहले डिवाइड कर लो, मिली मोल्स में तो काउंट ही नहीं कर रहे, बस फिर ठीक है। 0.78 आ गया। और इन दोनों का डिफरेंस लोगे, ये मेरे पास आया Fe2 पॉजिटिव का। अब अगर मेरे पास Fe2 पॉजिटिव का है, एक मेरे पास Fe3 पॉजिटिव का आ गया, नहीं ये इक्वलेंस ऑफ Fe2 पॉजिटिव का भी है एंड Cr2 K2Cr2O7 का भी है। अब इन दोनों का अगर मेरे पास इक्वलेंस आ गया एंड आई हैड ऑलरेडी द इक्वलेंस ऑफ आई थिंक FeO which is equal to the equivalence of the F, क्योंकि इससे Fe3 पॉजिटिव बन रहा है, बस पे ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दो, 0.66 आ रहा होगा आप सबका। दैट इज ट्रू स्टेटेड। ये I hope this is now question clear. Now nice question. ये है JEE। ये मीन्स एडवांस में थोड़े ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं कि दिखने में मेरे करवाने में तो फिर फर्क ही है भैया। अगर हम क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन से अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो। Fe2O3 से तो वैसे ही नहीं कुछ बनना, तो सारा रोल इक्वलेंस ऑफ FeO इज इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ KMnO4 का ही था, उससे पता लगना था। इससे मुझे FeO के इक्वलेंस का पता लग गया, उसके मोल्स निकाल लिए। मोल्स तो पता ही है, इसका इन्फेक्टर 1 आना है, उसका वेट निकाल लिया। अब सेकेंड चीज़ है, उसे जिंक डस्ट से ट्रीट किया। तो हमेशा याद रखना, एक तो जो सोल्यूशन में जो Fe2O3 था उसका जो Fe3 पॉजिटिव था, इस एक वो रिएक्ट होगा, एक जो हमें Fe3 पॉजिटिव मिला एक वो रिएक्ट होगा। दोनों रिएक्ट जिंक डस्ट से होंगे, फिर Fe2 पॉजिटिव बनेगा। और वो जो Fe2 पॉजिटिव है इट रिएक्ट्स विद द K2Cr2O7 which will give me Fe3 पॉजिटिव अगेन। ऐसे उल्ट पुल्ट क्वेश्चन है। और उन दोनों की इक्वल, इन दोनों की इक्वलेंस को इक्वल करके मेरे पास 0.78 आ गया।
ऊपर वाली का इक्विवेलेंस पता ही था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0.66 आ गया। अब अगर इसे आपको आगे सॉल्व करना है, इक्विवेलेंस आ गया, इसका मोल्स निकाल लो। मोल्स पता लग जाएंगे। यस, मैं करवाऊँ आगे भी पता लग जाएंगे। इसका इनफैक्टर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, इसका इनफैक्टर इज 2, तो इससे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये 0.333 आ गया, है ना। अब जो 0.33 आया, अब इसका वेट क्या है? 0.333 इंटू 160, तो ये मेरे पास आ गया 54.38 ग्राम। इसकी बस अब परसेंटेज निकाल लेना बाद में, ठीक है। ओके बच्चे, ये मैंने इधर स्टेट करवाया ही हुआ, ये देखो। चलो, दैट्स गुड। अब बच्चे, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइडियोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक titration, a very good topic. Annotations is not visible. अब annotations को क्या हो गया? नहीं, it's visible I think. क्या हो गया भैया इसे? Now we are going to start with iodometric and iodimetric titration. iodo iodimetric titration और आयोडो बहुत सिंपल है, इतना आपके लेवल का नहीं है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आपको आयोडी दिख गया ना, आयोडी का सबसे सिंपल मतलब होता है कि I2 आपको डायरेक्टली अवेलेबल होता है इन दिस टाइट्रेशन। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या है कि when the iodine is directly available in iodimetric titration, और इसका रिएक्शन हमेशा Na2S2O3 से होता है, जो कि रिएक्ट करके Na2S4O6 बनाता है प्लस Na है। ये रिएक्शन याद रखनी है, किसी भी हालत में याद रखो। याद रखो मतलब याद रखो। I2 plus Na2S2O3 giving you Na2S4O6 plus NaI, ऐसे याद रखो। आई रिक्वेस्ट यू टू, आई बेग यू कि इसे रिवाइज करो। I2 plus Na2S2O3 giving you Na2S4O6 plus NaI। इसका एन फैक्टर कौन पूछ रहा है? इसका एन फैक्टर 2 ले लो। इसका ऐसे एन फैक्टर अगर मैं निकालूं, वो आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो, ठीक है। समझ आ गया? रिएक्शन याद कर लोगे ना। बस आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से काफ़ी सवाल पूछते हैं। देखो, इतना कॉमन तो JEE है नहीं। आयोडोमेट्रिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आयोडोमेट्रिक में कुछ नहीं कह सकता। आयोडोमेट्रिक में क्या होता है, ये जब हम कहते हैं कि जो I2 है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, तो इसमें हम क्या कहते हैं, एक्स से आयोडीन हम जो मतलब जो आयोडो की स्टेट में होता है वो ले लेते हैं, एंड इस ये I2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उस I2 को Na2S2O3 से रिएक्ट करवाएंगे। अच्छा, ये जो एक्स है ना, ये कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, एंड इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉरी, ये जो आई नेगेटिव है, ये कोई भी ऑक्सीडाइजिंग, ये लिख भी देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लिखने में। दिस आई कैन बी एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। This I can be any oxidizing this this I can be any oxidizing agent. I hope this is clear. अगर भैया ये जो आई है कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ये जो एक्स है ना, ये आयोडो से रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, I2 बनेगा, ये चाहेगा ये Na2S2O3 से रिएक्ट करे,
ये Na2SO6 एंड NaI बनाएगा। समझ लो। और एन फैक्ट, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो ना इक्वल, और इनसे काफ़ी आपको क्वेश्चन पता है पूछे जाएंगे कि इस एक्स को डिटरमाइन करो कि क्या है। वो आप कैसे करोगे ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। हम कोई हाई इसमें हम क्या करते हैं, चलो मैं आपको अगली स्लाइड्स में दिखाता हूँ। एक मिनट। आई होप इट्स विजिबल। नहीं नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बचा भी, वो मैंने पाया नहीं है, पर वो बचा है। इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जो इक्वलेंस ऑफ एक्स है वो मेरा इक्वलेंस, अच्छा मैं ये लिख भी देता हूँ चलो। क्या हम कह सकते हैं कि जो इक्वलेंस ऑफ एक्स है वो मेरा इक्वलेंस ऑफ I2 के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है और उसके बाद में इसकी इक्वलेंस को Na2S2O3 से इक्वल कर सकते हैं। ये तो ऑलवेज ट्रू है। पर ये जो इक्वलेंस ऑफ आई है इज इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ Na2S2O3 है, जो इस वाले रिएक्शन में आपको ट्रू दिखाई दे रहा है, ये असल में हर एक केस में ट्रू नहीं होगा। तो इसकी एक एक्सेप्शन लिख देना, इट इज नॉट ट्रू इन एवरी केस। ये हर एक केस में ट्रू नहीं होगा। अगर ये हर एक केस में ही ट्रू हुआ तो इसका फायदा क्या भैया। देखो सही बात है, मैं मानता हूँ कि ये हर एक केस में नहीं ट्रू है, पर कुछ केसेस में ये ट्रू भी है। जो इक्वलेंस ऑफ आई है, इफ इट इज इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ Na2S2O3, ये एक केस में ट्रू नहीं है तो ये बाकी केसेस में, कुछ केसेस में तो ट्रू है ना। अब एक हाइपोथेटिकल केस मान लेते हैं जिसमें ये ट्रू भी नहीं है एंड जिसमें ट्रू है, लेट हाउ टू डिटरमाइन, लेट्स देखते हैं। अ, तो मैंने एक ना हाइपोथेटिकल केस मान लिया, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज एनी हाइपोथेटिकल केस विच इज I2 प्लस Z एंड IO3 नेगेटिव। अब लेट अस सपोज कि इस रिएक्शन में तो मैंने लेट सपोज ये इक्वल मान लिया, पर लेट सपोज एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें इक्वलेंस ऑफ I2 इज नॉट इक्वल टू द इक्वलेंस ऑफ Z। उस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें डिफर एन फैक्टर हो सकते हैं ना, इसमें एन फैक्टर डिफर हो सकते हैं, इसलिए इक्वल ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इक्वलेंस मेथड से नहीं चेक करते, ऐसे क्वेश्चंस में हम मोल्स नंबर ऑफ मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। समझ गए। मतलब जब मैं कह रहा हूँ लिख लो, मैं इधर लिखवा भी देता हूँ, वेन एवर I2 is not equal to Z, then then always check by नंबर ऑफ मोल्स। हमेशा नंबर ऑफ मोल्स से चेक करो, दैट इज द बेस्ट वे टू टेच। हमेशा आप नंबर ऑफ मोल्स के मेथड से चेक करा करो, दैट इज द प्रोमिनेंट वे टू चेक। समझ आ गया।
पीडीएफ बस इतना ही है। मैंने आपको थोड़ा लिखवाना है, उससे पहले मैं चार्जिंग पे लिखवा दूँ। सुबह फिर चलो अलग से डिस्कस करवाता हूँ आपको। छोटे छोटे टॉपिक रह गया, एक रह गया, पर एक आपको क्वेश्चन करवाना है एंड डबल टाइट्रेशन भी करवाना है आपको, है ना। फटाफट करवा देता हूँ। ऐसे करवाना कि उसके नीचे लाइन करूँ। चलो लेट आई डिस्कस। क्वेश्चन लिखो। You are provided with 1.7 grams of NH4 salt, 1.74 grams of NH4 salt, which is treated with 100 ml of NaOH. इसे मैंने 100 ml NaOH से ट्रीट किया and pills till more of ammonium gas was given off। मतलब एक है चीज़ है कि भैया अमोनियम की जो गैस है वो तो रिलीज आउट होनी है, ठीक है। The excess of NaOH solution to over required 60 ml of normal sulfuric acid। तो कह रहे हैं कि जो एक्सेस है NaOH का, excess of NaOH solution left over required 60 ml of H2SO4। उसे 60 ml
H2SO4 का चाहिए। ठीक है, तो द परसेंटेज ऑफ अमोनियम सॉल्ट इज, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये इधर से आपका एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उस टॉपिक को नाम भी लिख लो, दैट इज बैक टाइट्रेशन। ठीक है, बैक टाइट्रेशन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इधर से लिख भी लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो हम लिख सकते हैं कि भैया जो इक्वलेंस होगा ऑफ जो NaOH लेफ्ट इज इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ H2SO4, ये H2SO4 के इक्वलेंस के बराबर होगा। एग्री? अब जैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कुछ के वन है 100, 100 है, NaOH का एन फैक्टर ले लेते हैं फिर इनटू नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी इसकी वैल्यू ले लेते हैं ना। ठीक है, इनटू इसका कोई वॉल्यूम ले लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 60 ml ऑफ नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, और इसका इनटू नॉर्मेलिटी। अच्छा मैं नॉर्मेलिटी को लेट कर रहा हूँ 1 है, लिख भी लो, लेट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1। मैंने ये लेट किया तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, तो इधर से वॉल्यूम मेरी 60 ml ही आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो इक्वलेंस है NH4 पॉजिटिव का NH4 NH4 का इट इज इक्वल टू इक्वलेंस ऑफ NaOH, ये इक्वलेंस ऑफ NaOH के इक्वल है। अब NH4 का इक्वलेंस क्या हो गया? अच्छा, इसमें ये बात ज़रूर ध्यान देना, पता नहीं आपने नोट की होगी कि नहीं, इस वक्त जो NaOH है, एक में हमें 40 लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले में हमने 60 लेट किया है ना, क्योंकि कुछ NaOH तो एक्सेस में भी है, और उस एक्सेस का वॉल्यूम हमने निकाल लिया 60, तो मतलब 100 - 60 मतलब 40 इंटू इसका एन फैक्टर, समझ गए? और है ये मिलीलीटर टू 10⁻³ और ये इक्वलेंस या मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव की इक्वल होगी। आई होप दिस स्टेट इज क्लियर, है ना? मतलब इस कंडीशन में इसके मोल्स भी इसके बराबर होंगे, तो इसका वेट कैन बी इजीली डिटरमाइन। वेट क्या होगा? 40 इंटू 10⁻³ इंटू 17। दे दो मुझे, ये बता, देख लो, मुझे पता नहीं, एक मिनट। वेट आ गया 0.68 ग्राम्स, आई हो, वेट आया ये, और अमोनियम का परसेंटेज निकालना, निकल गया ना, क्या आया परसेंटेज ऑफ अमोनिया? 0.68
इंटू 1.7 इंटू 100 कितना है 40% या सो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द बैक टाइट्रेशन इतना वैसे कॉमनली आस्क नहीं था पर टॉपिक करवाना था इसलिए मैं करवा दिया बैक टाइट्रेशन इससे क्योंकि कुछ द बैकिंग हुई होगी टाइट्रेशन की क्योंकि इसमें पहले NH4 NaOH का था फिर हमने फिर से NaOH लेफ्ट ओवर को उस नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो इसमें जो इक्वलेंस ऑफ NaOH है वो H2SO4 की इक्वल हो गया तो 1 into volume is equal to 16 to 1 to volume in milliliters is equal to 60 ml. I hope this is clear. उसके बाद इक्वलेंस ऑफ NH4 पॉजिटिव को उसकी इक्वलेंस ऑफ NaOH के इक्वल कर पाया है ना ठीक है तो उससे हमारे कई क्वेश्चन होंगे अब नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं डबल टाइट्रेशन डबल टाइट्रेशन का भी एक ही क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है पहले डबल टाइट्रेशन लिख लो डबल टाइट्रेशन double titration is used to determine double titration is used to determine the composition of the bases is used to determine the composition of bases of NaOH and Na2C2O3 इन दोनों की कॉम्पोजिशन निकालने का हेल्पफुल होता है ठीक है मतलब डबल टाइट्रेशन इज हेल्पफुल इन determine the composition of the bases NaOH and Na2CO3 by try by treating them against of any acid like HCl mostly and H2SO4 ही होता है ठीक है तो डबल टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि या तो NaOH को Na2CO3 को उसके कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दे ठीक है ठीक है 1 मिनट ये ज़रूरी था इसमें होता क्या है बेसिकली NaOH को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है हाँ मतलब इन दोनों में से कोई भी चलो ऐसे मान लो या तो इससे HCl से रिएक्ट करवा दिया जाता है टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर ठीक है या तो जो Na2CO3 है उसे HCl से रिएक्ट करवाया जाता है टू फॉर्म NaHCO3 प्लस NaCl
एंड ये जो NaHCO3 है ना, इट्स वेरी, यू कैन से, वीकली बेसिक। इट्स वीकली बेसिक। ये वीकली बेसिक होता है। एंड याद है हमने थोड़ा फिनोप्थेलिन के बारे में बात किया था, ठीक है। एंड एट अ पर्टिकुलर, ये इतना वीकली बेसिक होता है, इसका मतलब है एट अ पर्टिकुलर टाइम, दैट मीन्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, at a particular equivalence point. Equivalence point, definitely, जो फिनोल्फथैलिन है, फिनोल्फथैलिन, जो फिनोल्फथैलिन है, ये इसका कलर एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे भी बदल सकता है, ठीक है। मतलब NaHCO3 is such a weakly basic thing that at an equivalence point the phenolphthalein can change its color. समझ गए? हाँ, मैंने क्या किया, मैंने Na2CO3 लिया, उसे HCl से रिएक्ट करवाया, ये मेरा बना NaHCO3। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो NaHCO3 है, ये इतना वीकली बेसिक है कि जो फिनोल्फथैलिन है, ये इसका कलर एट इक्विवेलेंस पॉइंट भी बदल सकता है। समझ आ गई? तो इस पॉइंट पे आई कैन से कि जो इक्विवेलेंस ऑफ HCl है, वो मेरी इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 के इक्वल है, प्लस इक्विवेलेंस ऑफ NaOH के भी इक्वल है। इन दोनों के इक्विवेलेंस के इक्वल है, ठीक है। समझ आ गया? पर जब मैं यही NaHCO3 को HCl से रिएक्ट करवाता हूँ एट इक्विलिब्रियम, अच्छा वो भी इक्विलिब्रियम ही था, कि मुझे NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट एट दिस लेवल आई वुड से इट इज समवट एसिडिक। समझ आ गया? मतलब इस समय तक ये एसिडिक होता है। ये इस पॉइंट तक काफ़ी एसिडिक होता है। अगेन, ये समझ आ गया कंसेप्ट? मतलब NaHCO3 इतना वीकली बेसिक होता है कि एट इक्वलेंस पॉइंट द phenolphthalein color can, at equivalence point it can change its color, and at that time equivalence of HCl can be equal to equivalence of Na2SO3 CO3 plus equivalence of NaOH, ठीक है। पर जब हम NaHCO3 को HCl से रिएक्ट करते हैं तो उस समय वो एसिडिक थोड़ा बन जाता है। हाँ, up to methyl orange, here the N factor could be 1 when I equate equivalence of HCl with equivalence of NaHCO3, done। अब मैं थोड़े वैसे ही जनरल क्वेश्चंस पूछनी है, तो जनरली है, रिलेटेड नहीं है, तो मैंने इसलिए इधर पेज बनाया, जनरल है बिल्कुल। अच्छा, जब मैं पर मैग्नेट टाइट्रेशन की बात करता हूँ, पर मैग्नेट टाइट्रेशन का मतलब जब मैं KMnO4 की बात करता हूँ, एक मिनट, आपको विजुअल नहीं होगा बोलना, जब मैं इसकी बात करता हूँ KMnO4 की, जब मैं इसकी बात करता हूँ, और in permanganate titration, HCl and HNO3 are not used to produce acidic medium 5। पहली बात, जो KMnO4 है,
इस समय अगर मैं HCl का यूज़ भी करूँ तो उसके साथ मुझे कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, पहली चीज़, ताकि मेरा कोई Cl2 सब्सटेंस बने। रीज़न सुनना, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये इसे ऑक्सीडाइज करके Cl2 बनाएगा। अब अगर इसकी जगह मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 ही हो गया, तो ये क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा, तो भैया फ़ायदा है क्या। एंड यू नो, अच्छा जब मैं इनके इक्वलेंट्स भी इक्वेट करूँगा तो equivalence of KMnO4 would be not equivalent to equivalence of KHCl। ऐसा क्यों? क्योंकि KMnO4 के इतने इक्विवेलेंट्स होंगे कि वो रिड्यूसिंग एजेंट यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। बेसिक में ऐसे कह रहा हूँ ना, KMnO4 और रिड्यूसिंग एजेंट के अगर मैं इक्विवेलेंट्स को लेट सपोज इक्वेट भी करूँ तो इसके इतने इक्विवेलेंट्स होंगे कि भैया मतलब इट कैन नॉट बी यूज फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, अगेन मैंने MnO4 मान लिया, प्लस मैंने इसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट माने, प्लस मैंने इसके साथ एक तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड, वो भी मान लिया। भैया ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका इंटरफेरेंस हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, इनका इंफेरेंस हो जाएगा। मेन तो प्रॉब्लम ये है, मतलब HNO3 पहले से इतना गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब जो बेचारा खुद रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिसेसिव बन गया और ये डोमिनेंट बन गया। अगर बायो में थोड़ा मैं जाऊँ उसके, क्योंकि नीट वालों बच्चे के लिए भी है, भैया जो आर रिड्यूसिंग एजेंट है वो इतना रिसेसिव बन गया और जो HNO ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डोमिनेंट बन गए, तो ये डोमिनेंट क्या करेंगे, अच्छा सॉरी, तो ये डोमिनेंट चीज़ें क्या करेंगे, इस रिसेसिव को परेशान करेंगे, कहेंगे मैं तेरा कुछ जो रिड्यूस्ड पार्ट था ना, जो रिड्यूसिंग पार्ट था, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होता है ना, इस रिड्यूस्ड पार्ट को भी ऑक्सीडाइज कर दूंगा। प्रॉब्लम ये आती है, इसलिए HCl और HNO3 नहीं यूज होते रिड्यूसिंग ए टू प्रोड्यूस एसिडिक मीडियम। समझ आ गया? तो क्वेश्चन था इन द प्रेजेंस, हाँ बोला तो भैया लिखना ही है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द presence of MnO4, Y, HNO3 and HCl can't used as to produce to produce एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है टू प्रोड्यूस एसिडिक, क्योंकि जो KMnO4 है, तो मैं इसका फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो KMnO4 है
It is such a good oxidizing agent, MnO4 sorry. और जो HCl है, MnO4 is a very good oxidizing agent. और Ra तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है. HCl चलो हेल्पफुल है एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करने के लिए ना. अब होगा क्या? अच्छा, अगर HCl को Cl2 बनना है तो इसे ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा. इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 चाहिए. रिड्यूसिंग एजेंट अड़ रहा है. इन दोनों के इक्वलेंस को इक्वल करना पड़ेगा. इन दोनों की इक्वलेंस को इक्वल करने वक्त ये दोनों इक्वलेंस नहीं हुए. क्यों? क्योंकि KMnO4 के इतने इक्वलेंट्स यूटिलाइज ही नहीं हुए रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा. ठीक है. सेकेंड केस में आई हैड डिस्कस्ड कि MnO4 खुद इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. NaCnO3 तो तगड़ा ही है भैया. बेचारे रिड्यूसिंग एजेंट को भी रिसेसिव बना दिया, डोमिनेंस लाई, और रिड्यूसिंग एजेंट का जो रिड्यूस्ड पार्ट था उसे भी ऑक्सीडाइज कर दिया. तो वो गुस्से में आ गया. मैंने कहा मैं एसिडिक मीडियम ही नहीं बनाना. मैंने कहा ठीक है. उसके बाद अच्छा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो गया हमारा. ठीक है. एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब होने वाला है ये. चार ही मैंने किए थे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करवाऊंगा. ठीक है. मेरे टाइम के अकॉर्डिंग जाना है. नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. बस होने वाला बच्चे हमारा ये. इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रह जाएगा और मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आज चैप्टर खत्म करना है. देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत इजी है. मतलब ये 10 मिनट का भी नहीं टॉपिक. मुझे आराम से करवाने दो. मेरे पास CuO है. मैंने उसके साथ 2NH3 रिएक्ट करवाया इक्विलिब्रियम पर. ये मेरा Cu बना प्लस N2 बना प्लस ये मेरा वाटर बना. अब ये इधर +2 ऑक्सीडेशन में था ये, और इसकी ज़ीरो बनी ऑक्सीडेशन. एग्री? इधर ये -3 ऑक्सीडेशन में था तो इसकी ऑक्सीडेशन 0 बनी. और ये दो थे, 2N थे. तो 2N मतलब जो 2N है वो 3 से डिक्रीज हुए. समझ रहे हो? 2N 6 से डिक्रीज हुए. एक N 3 से डिक्रीज हुआ. समझ गए? मैं वैसे ही कह रहा हूँ. ये 2N थे ना, ये 2. अच्छा, इसमें नाइट्रोजन का चार्ज था -3. अब जो ये 2N थे ये टोटल -6 बना. अब इसे कितने 6 से डिक्रीज किए और डोज में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 बने 3. मतलब जो पूरी इक्वेशन है उसे 3 से मल्टीप्लाई करो. जहाँ जहाँ आपको कॉपर दिख रहा है. हाँ, ये किसने बोला? वेरी गुड. इसमें होता है सिंपल है. Cu तो बैलेंस ही है क्योंकि उसमें क्वांटिफाई है ही नहीं आगे कोई. स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. इसमें सिंपल करना है. CuO है और मेरे पास है 2 और मेरे पास है 2NH3. ये जो 2 से डिक्रीज करा ना इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना और ये तो 1 ही है. बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. ये 1 लेट कर लो तो ये बन जाएगा 3Cu प्लस 2NH3 और ऊपर भी इस तरफ 3CuO आएगा.
यस 3CuI। समझ गए? दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहले तो उसे आइडेंटिफाई करो जिसके आगे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, फिर रिएक्शन में पता लगाओ। योर पर्पस इज कि भैया आप रिएक्शन में पता लगाओ, अगर इधर N3 माइनस है, इधर जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये 3 का चेंज आएगा। 2 N थे तो 6 का चेंज आया, मतलब 3 ही रिक्वायर्ड थे, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो गए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके पास, ध्यान से सुनना, इसके पास 3Cu आ गए, तो इससे भी फिर 3Cu बनाए। समझ गए? दिस वॉज द पर्पस एंड वी हैव सॉल्व द पर्पस। अच्छा 3 वाटर भी आने हैं। हम्म, मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, ये आपको नोट से नहीं समझ आने, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और ये सारे रिएक्शंस में नहीं वर्क करते। ये टेक्निक याद रखना, ये उन रिएक्शंस में नहीं वर्क करेगी जहाँ कोई जो सब्सटेंस हो, जहाँ कोई सब्सटेंस हो। अच्छा, ये जो टेक्निक है ना, नोट कर लो ये चीज़। नोट, दिस टेक्निक विल नॉट वर्क इन, या ऐसे लिख लो, टेक्निक फेल्ड, टेक्निक फेल्ड, और ऐसे लिखो, किन किन केसेस में, वेयर द एसिड या कोई भी एम सब्सटेंस, इट रिएक्ट्स विद आइदर एसिड और एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये उस वक्त बिल्कुल फेल है टेक्निक। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। बच्चे इसी टेक्निक को यूज़ करके काफ़ी मिस्टेक करते हैं, ये बस बताया जाता है पर ये यूज़ नहीं कोई करना चाहता। दैट इज़ ओके ऑल्सो, पर इसे भूल के भी उन चीज़ों में मत यूज़ करना, टेक्निक में मत यूज़ करना जहाँ आई एम टेकिंग द मास, एसिड और एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लैरिफाइड? एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखो, which of the following can't show, which of following can't show this proportion reaction? First, HClO, अच्छा इनके नेम भी लिख लो, इम्पोर्टेंट है। दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। सेकंड,
HClO2. This is chlorous acid. ठीक है. Third, HClO3. This is chloric acid. Fourth, HClO4 perchloric acid. Within 15 minutes, I think we are about to go to lecture. ठीक है. तो ये इन एसिड्स के नेम हैं जो आपको याद करने हैं. HClO हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड. सिमिलरली जब ऐसे पैटर्न के आएंगे ऐसे ही होते हैं एसिड्स के. ठीक है. तो ऐसे कैसे जज करते हैं कि दे कैन नॉट शो द डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते फर्दर मोर. हाँ, वेरी गुड. लास्ट ऑप्शन क्यों? क्यों भैया लास्ट ऑप्शन? क्योंकि इसमें जो सी एल है अगर हम कैलकुलेट करें, ये हो गया 1 + x -8 इज इक्वल टू 0. सो x मेरा 7 आ गया. मतलब सी एल अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई, तो इट कैन नॉट फर्दर बी ऑक्सीडाइज्ड. दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. दैट इज. अब नेक्स्ट है. ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन. दैट इज व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ द बोहर सॉल्ट. देखो, बोहर सॉल्ट का एन फैक्टर होता क्या है? इन इसमें ना दो होते हैं. अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो ये 1 होगा. अगर कोई नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है तो ये 4 होगा. ठीक है. मतलब अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 होगी. अगर कोई नॉन अगर कोई नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसकी वैल्यू 4 होगी. बस होने ही वाला है हमारा. और जिस बोहर सॉल्ट का लिख भी लो, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? इट इज FeSO4 पॉइंट NH4 ट्वाइस SO4. हाँ जी. 0.6H2. This is. So it is FeSO4 point NH4 twice SO4 0.6H2. This is SO4. ठीक है. समझ आ गया. एंड फाइनली लास्ट टॉपिक ऑफ 5 minutes to 10 minutes. ये मैं ऐसी PDF सेंड कर दूंगा.
Next topic, kindly write. Oh, electrochemical cell. ठीक है. अगर मैं फ्रेम में दिखाऊं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है. इसमें सिंपल होता है कि इधर दो बीकर्स लिए जाते हैं. ठीक है. और एक के अंदर एनोड होता है और एक के अंदर कैथोड होता है. उस एनोड एंड कैथोड को एक वायर से कनेक्ट किया जाता है. अब ये थोड़े बेकार से बन गए. आपको बना के दिखा देता हूँ. तो एक वायर है, इसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है. So this is your anode and this is cathode. ठीक है. एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है. ठीक है. अब एनोड में भी हम क्या डाल सकते हैं. एनोड में जैसे हम कोई भी मेटल डाल देते हैं, जैसे जिंक सल्फेट ही लगा लो. इसमें जैसे जिंक सल्फेट ऐसे डाल लेते हैं और जिंक एनोड मैंने मान ली. कैथोड में हम कोई भी लाइक कॉपर डाल लेते हैं और इसमें लेट सपोज मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया, ऐसे ही मैं मान लेता हूँ. तो आपको पता है कि एनोड में होती है ऑक्सीडेशन. मैंने आपको सीरीज में करवाया होगा. एनोड फॉर ओ फॉर ऑक्सीडेशन, है ना. तो जो जिंक होता है, जिंक क्या करता है. जिंक टू पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, अपने टू इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है एनोड पे. ठीक है. और लेट सपोज हम कैथोड में और कॉपर भी क्या करता है. कॉपर अपने कॉपर टू पॉजिटिव में होता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा टू फॉर्म कॉपर. ये दोनों रिएक्शन अलग है पहली बात. ये एक रिएक्शन एनोड में हुई है और एनोड में चीज़ें ऑक्सीडाइज होती है. तो ये ऑक्सीडाइज हुई
it undergoes oxidation, and एक चीज it undergoes the reduction. एक चीज ऑक्सीडाइज्ड हुई, एक चीज रिड्यूस्ड हुई। समझ आया? ये एनोड और कैथोड में होता है। अब अब इसके के लिए जो वैल्यूज होती है ना, अब इनके के लिए सर्टेन वैल्यूज होती है। उन वैल्यूज को वी आर रिप्रेजेंटिंग विद ई। ठीक है, उन वैल्यूज को वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द ई। ई नॉट ही कह दो। ई नॉट इज एक्चुअली E naught is actually, write down, standard calculation of electric potential. It is standard calculation of electric potential. ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, समझ आ गया? एंड अब मैं जो चीज़ बताना है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, अब मैं आपको थोड़ा सा ई नोट के बारे में समझाता हूँ। ले जो हमने एनोड और कैथोड को दो वायर से कनेक्ट किया है ना, एक एनोड है और एक कैथोड है, उसे दो वायर से कनेक्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? हाँ, उसके बाद जो किस जो कॉपर है, एज उसमें जो रिडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है। इस केस में जो कॉपर है एज उसमें जो रिडक्शन हुआ है वो ज़्यादा हुआ है। तो अगर उसका रिडक्शन हाई है इसका मतलब जो ऑटोमेटिकली जो सिंक हो गया उसकी ऑक्सीडेशन हाई होगी। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ एक, अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूँ, कॉपर में रिडक्शन हाई है तो जिंक में ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन हाई होगी। ठीक है, अब लेट अस एज्यूम एक को ना हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम जो कॉपर है जो कि एक्चुअली रिड्यूस्ड हुआ है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज रिटन एज 0.34। अच्छा, ये आपको गिवन होगी वैल्यूज। वोल्ट, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू यू Cu। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड ऑफ जिंक इट इज गिवन एज electric potential of Zn2 positive respect to zinc is equal to
-0.76 वोल्ट्स, ये आपको गिवन है। ठीक है। अब हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे केसेस बनते हैं ना, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो लगभग नेगेटिव आती है, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो लगभग पॉजिटिव में आती है। जो चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज ग्रेटर, जो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हुई है। ठीक है। और जो चीज़ रिड्यूस्ड हुई है उसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ लोअर। पहले तो इतनी चीज़ समझ आनी चाहिए। समझ आ गया? अब आपको समझ आएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीकर, इस बीकर में लेट अस सपोज कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी इज ऑलमोस्ट डिक्रीजिंग, एंड हेंस वी कैन से कि जो सारा वर्क है वो नॉन पीवी वर्क हो जाएगा, क्योंकि जो डेल्टा जी है इट इज एक्चुअली इट इज एक्चुअली द यूजफुल वर्क। अगर जो यूजफुल वर्क है वही कम हो गया, इसका मतलब जो नॉन पीवी वर्क है वो ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज द क्रक्स, एंड इसका बिल निकलता है बस। समझ आ गया? मजाक कर रहा हूँ। समझ आ गया? उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा ईएमएफ के बारे में समझाया हुआ है। सिमिलरली ईएमएफ होता है, ईएमएफ में क्या होता है, जब भी मैं किसी सेल की ईएमएफ चेक करूँगा ना, याद रखना इट इज इक्वल टू ई डेल ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है। समझ आ गया? और इधर आई कैन से E naught of reduction potential of cathode plus E naught of oxidation potential of anode, मैं ये भी कह सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने दो चीज़ें आज आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर करवाई कि जो ई नॉट ऑफ सेल है, हाउ इट इज़ बिंग डिटरमाइंड, इट इज़ डिटरमाइंड बाय calculating the E naught of the reduction potential of cathode plus E naught of the oxidation potential of anode। जो आपकी बैटरीज होती है, जो कि यूज होती है इन डिफरेंट पर्पसेस, दैट इज हैविंग एनोड एंड कैथोड, उसका ना डेल्टा ई ऑलरेडी कैलकुलेट होता है। सो इट इज कैलकुलेटेड बाय calculating reduction potential of cathode plus oxidation potential of anode। ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यूज करना, ऊपर वाला करोगे कंफ्यूजन होगा, मैं बेटी सीधा बोलूँगा। ठीक है। आपने रीडिंग्स देखी होगी, एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर मुझे ई है, अच्छा मुझे दोनों का ई नॉट गिवन ही है, सॉल्व करो। मुझे जिंक और कॉपर का ई नॉट मैंने आपको दे दिया था, इन दोनों को सॉल्व करो। तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, माई ई नॉट ऑफ सेल वुड बी 0.76 प्लस अच्छा माइनस 0.76 प्लस 0.34। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 वोल्ट मैग्नीट्यूड लेना। ठीक है। ये मेरा 1.1 आ रहा है। ठीक है। और ये ई नोट आपकी बैटरीज में देखा होगा, ये होता है ईएमएफ, सिंपल होता है। टेंथ में इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल कर देते थे, पर सिंपल होता है। समझ आ गया? So with this we have finished the chapter,
Any doubts बचे आप you can comment me, you can easily comment down me, and you will be provided the notes of this lecture quickly. So thank you being assassinating here, and may your heart will be filled with joy through studying from me. Thank you for joining this class. अगर कोई डाउट है पूछ